गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में मेरे संग की औरतें के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि रेणु जो है, लेखिका की जो बहन रेणु है, वह बीए की परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह कहती है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। घर के सारे लोग उसे समझा करके थक चुके हैं, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और अंत में उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम अपने पिताजी से पूछ लो और तुम्हारे पिताजी जैसा कहें तुम वैसा ही करो। फिर रेणु जो है वह अपने पिता से पूछती है। उसके पिता भी उसे तमाम तरह के तर्क दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो तर्क उसके पिता रेणु को देते हैं वह स्वयं ही उससे विश्वसनीय नहीं है, वो स्वयं भी उससे आश्वस्त नहीं है उन तर्कों से, और रेणु को भी वे तर्क विश्वसनीय नहीं लगते हैं। तो आइए अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं बच्चों। लेकिन आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई नया वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं हम इसके आगे के भागों को। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। यानी पिताजी ने जो रेणु को तर्क दिया, वो कहा था कि तुम बीए की परीक्षा पास कर लेती हो तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी और लोग ये तुम्हें एक सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। लेकिन कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को, ना खुद उन्हें, और ना ही पिताजी को कोई तर्क उचित लगा और ना ही रेणु को ही कोई तर्क अच्छा लगा। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। और अंत में लेखिका कहती है कि पिताजी ने रेणु को समझाने के लिए उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों युगों से माता पिता अपने बच्चों के लिए करते आ रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें बीए करना है, इसलिए तुम बीए करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। यानी रेणु ने पिता के इस तरह से कहने पर बीए तो किया, लेकिन वह केवल पास होने भर को नंबर ले आई और उसने पिता की खुशी के लिए बीए किया, उसकी इच्छा नहीं थी। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। लेखिका कहती है कि मेरी माँ तो वैसे ही सच बोलती थी, लेकिन रेणु जो है वो मेरी माँ से भी अधिक तेज है, 2 कदम आगे ही है सच बोलने में। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। लेखिका कह रही है कि जब वह सच बोलती है तो लोग यह सोचते हैं पहले तो कि यह मजाक कर रही होगी, अर्थात इतना कड़वा सत्य या कठोर सत्य नहीं बोल सकती, शायद मजाक कर रही हो, यही सोचकर लोग उसके सच को सुन करके भी हंसते हैं। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। लेखिका कहती है कि आज भी अगर उसे कोई इत्र भेंट करता है, उपहार में देता है, तो वो कहती है कि मुझे इत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं रोज़ नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। लेखिका कह रही है कि तीसरे नंबर की मेरी बहन चित्रा है, जो कॉलेज में पढ़ने तो जाती है, लेकिन वह स्वयं पढ़ने की अपेक्षा औरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती है। इसलिए इम्तहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। इसीलिए शायद चित्रा स्वयं परीक्षा में कम अंक पाती थी, लेकिन उसके साथ रहने वाले उससे अधिक अंक प्राप्त करते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। लेखिका कहती है जब चित्रा के शादी का समय आया, शादी योग्य हुई, तो उसने एक लड़के को पसंद करके और सबको बता दिया कि मैं उसी से शादी करूंगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। और लेखिका कहती है कि यह बड़ी ताजुब की बात थी कि चित्रा ने तो कह दिया कि मैं फला लड़के से शादी करूंगी, लेकिन वह लड़का भी नहीं जानता था कि चित्रा इस तरह का निर्णय ले चुकी है, और उसके माँ बाप भी, चित्रा के माता पिता भी इस बात को नहीं जानते थे। पर उनका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, लेकिन उन लोगों ने यह सोचा था और अब तक देखा भी था कि चित्रा जो सोचती है उसे करके ही रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई।
कोई मुश्किल पेश नहीं आई और अंततः चित्रा की शादी जिस लड़के को उसने पसंद किया था उसी से की गई और कोई मुश्किल नहीं आड़े आई। उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। और चित्रा कहती है कि मैंने पहले ही उस लड़के को बता दिया था कि मैं जो सोचती हूँ वही होता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। इसलिए उस लड़के ने इस बात को और आगे खींचना नहीं चाहा, क्योंकि उसने जान लिया होगा कि शायद ये जिद्दी स्वभाव की है और उसने पहले ही मुलाकात में अपने हथियार डाल दिए थे लड़के ने। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही और लेखिका कहती है हमारी जो सबसे छोटी बहन अचला थी वह कुछ कम खुली खुली महसूस होती थी, क्योंकि वह पिता का कहना अधिक मानती थी और पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की और पास हुई। यानी उस लेखिका कहती हमारी जो सबसे छोटी बहन अचला है, उसने पिता की बात मानकर एक अच्छी पढ़ाई की, उसने अर्थशास्त्र से पढ़ाई की और फिर बाद में पत्रकारिता का कोर्स किया। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। लेकिन अब वह उसके आगे अपने परिवार द्वारा बनाई हुई लीक पर नहीं चल पाई और घबरा कर घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। लेखिका कहती है कि उसको भी वह भी घर बार के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ सकी और 30 साल की उम्र होते होते उसने भी हमारी तरह लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। लेखिका कहती है कि हम बहनों की एक आदत ये जरूर थी, भले ही हम घर बार के कार्यों में रुचि नहीं लेते थे, लेकिन हमने कभी घर को टूटने नहीं दिया। शादी एक बार की और उसको कायम रखा, अर्थात अपने शादी के नियमों को, उत्तरदायित्वों का हमने अच्छी तरह से निर्वहन किया। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। भले ही हमारी शादी एक समय कभी ऐसा आया हो कि वो तलाक की स्थिति में पहुंच गई हो, लेकिन हम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लेखक कहती है कि इस बात को मैंने अपने एक पहले उपन्यास में लिखा भी था और शायद यही था कि हम अगर पति बदल देते हैं तो उससे हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यदि हम घर के अंदर भी रह करके अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर लें तो वही हमारे लिए काफ़ी होता है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। लेखिका कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ स्त्री और पुरुष अगर एक साथ, चाहे वे पति पत्नी ही क्यों ना हो, यदि पिक्चर देखने जाते थे तो वे अलग अलग दरबों में बैठते थे, अर्थात स्त्रियों के लिए दूसरा दरबा और पुरुषों के लिए दूसरा स्थान निश्चित था बैठने के लिए। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। लेखिका कहती है कि मैं उनके रीति रिवाजों का मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन उनसे हार भी नहीं मानी और साल भर के भीतर ही मैंने स्त्रियों को दूसरे मर्दों के साथ नाटक में काम करने के लिए तैयार कर लिया, राजी कर लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखिका कहती है कि और अगले 4 साल तक हम लोगों ने कई नाटक खेले और उन नाटकों के माध्यम से जो भी हमें आर्थिक मदद मिलती थी, जो भी अर्थ मिलता था, पैसा मिलता था, उसे हम अकाल राहत कोष में जमा करते थे, जिससे कि अकाल पीड़ितों की मदद हो सके। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे के भागों को हम अगले पार्ट में पुनः पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।